हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम डोज। मैं नवीन कुमार, पीएचडी स्कॉलर एट एमएनआईटी इलाहाबाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछली वीडियो में हम पढ़े थे जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज भी मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो देखने में तो बहुत आसान लगते हैं बट उसको हम गलत कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, टेलीविजन सिग्नल कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड अ डेफिनेट डिस्टेंस। ऐसा क्यों होता है? जो हमारे टेलीविजन सिग्नल हैं वो एक निश्चित दूरी से अधिक प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो उसका सही आंसर क्या है? वो सिग्नल इज वीक, या फिर एंटीना इज वीक, एयर एब्जॉर्ब द सिग्नल, या फिर सरफेस ऑफ अर्थ इज कर्व्ड। तो इसका सही आंसर है सरफेस ऑफ अर्थ इज कर्व्ड। होता क्या है एक्चुअली, ये हमारी अर्थ है। तो अगर मान लीजिए हम कोई सिग्नल एंटीना के थ्रू भेजते हैं तो ये जो सिग्नल है ये ट्रेवल करेगा, तो क्या ये हमको इस पोर्शन में क्या मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो बिकॉज ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ द सिग्नल, टेलीविजन सिग्नल कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड अ डेफिनेट डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स का विद्युत प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ाने से या तापमान बढ़ाने से बढ़ता है, कम होता है, सेम रहेगा, या फिर पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उसमें कंडक्टिविटी किस वजह से होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके मोशन की वजह से हमारी कंडक्टिविटी होती है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ जाएगा, तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर सेमीकंडक्टर की बात होती तो उस केस में क्या होता कि कंडक्टिविटी बढ़ती टेम्परेचर के साथ और रेजिस्टिविटी घटती, तब उस केस में ये डिक्रीजेस आंसर होता अगर ये सेमीकंडक्टर की बात होती तो। नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आयरन सिंक्स इन वाटर, आयरन फ्लोट्स इन वाटर, मरकरी फ्लोट्स इन वाटर, वुड फ्लोट्स इन वाटर। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? क्या आयरन पानी में डूब जाता है? हाँ, ये सही है। जो आयरन है वो पानी में डूब जाएगा क्योंकि आयरन की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है पानी से। दूसरा, आयरन फ्लोट्स इन मरकरी। क्या आयरन फ्लोट करता है मरकरी में? हाँ, आयरन मरकरी में फ्लोट करेगा क्योंकि आयरन की डेंसिटी मरकरी से कम होती है। मरकरी की 13.6 होती है और आयरन की उससे कम होती है। मरकरी फ्लोट्स इन वाटर। क्या मरकरी वाटर में फ्लोट करता है? नहीं, ये गलत है। मरकरी वाटर में फ्लोट नहीं करता क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। वुड फ्लोट्स इन वाटर। यस, वुड फ्लोट्स इन वाटर। तो हमारा सही आंसर निकला मरकरी फ्लोट्स इन वाटर। ये गलत कथन है, इसलिए हमारा आंसर है सी। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, चार्ल्स ने, बोर ने, या थॉमसन ने? तो इसका सही आंसर है रदरफोर्ड। एक्चुअली रदरफोर्ड ने क्या किया था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। उससे उसने क्या प्राप्त किया कि जो हमने क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल थे या हीलियम आयंस थे, तो वो क्या किए कि मोस्ट ऑफ क्या हुए? अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, और बहुत कम ही थे जो क्या किए, जो 180 या फिर उससे कम 170 या 150 के आसपास डेविएट हुए या स्कैटर हुए। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एटम होता है या एटम का मास होता है वो बहुत छोटे से पोर्शन में कंसंट्रेटेड होता है, बहुत छोटे से पोर्शन में कंसंट्रेटेड होता है। उसको क्या हम कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसीलिए जो रदरफोर्ड को माना जाता है कि उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। और ये भी माना जाता है कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, क्योंकि उस टाइम तक हमको ये नहीं पता था कि प्रोटॉन के अलावा जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। उस टाइम न्यूट्रॉन खोज नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चार्ल्स ने की थी बाद में। तो इसलिए तब तक ये नहीं पता था कि हमारे एटम के अंदर या फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। तो उस टाइम केवल एक पॉजिटिव मास माना जाता था। तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूक्लियस दोनों की ही खोज के लिए रदरफोर्ड को माना जाता है।
और थॉमसन ने किसकी खोज की थी? थॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स आर बीइंग यूज्ड इन एयरक्राफ्ट? तो एयरक्राफ्ट में इनमें से कौन से फाइबर प्रयोग किए जाते हैं? ग्लास फाइबर, कार्बन फाइबर, नायलॉन फाइबर या फिर केवलर फाइबर? तो इसका सही आंसर है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर डेंसिटी बहुत कम होती है और इसकी स्ट्रेंथ इवन स्टील से भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए आजकल जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वेट रिड्यूस करना ये प्राथमिकता है, क्योंकि व्हीकल का वेट रिड्यूस होगा तो उससे फ्यूल कंजप्शन कम होगा। इसी वजह से वेट रिडक्शन हमारी प्राथमिकता है। तो इसीलिए हम ऐसे मटेरियल यूज करना चाहते हैं जिनकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम, कार्बन फाइबर की डेंसिटी कम है और स्ट्रेंथ इवन स्टील से भी ज़्यादा है। तो इसलिए कार्बन फाइबर एरोप्लेन्स में बहुत यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट? तो कॉमन साल्ट का मुख्य स्रोत क्या है? बक्साइट है क्या, हेलाइट है, पायराइट है या कैल्साइट है? तो इसका सही आंसर है हेलाइट। जो नमक है उसका मुख्य स्रोत होता है हेलाइट। अब बक्साइट किसका स्रोत होता है? ये होता है एल्यूमिनियम का, ये एल्यूमिनियम ओर है, एल्यूमिना। ये पायराइट क्या होता है? ये आयरन और सल्फर की ओर है, आयरन सल्फाइड। और कैल्साइट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये मुख्य स्रोत है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमारा सही आंसर है हेलाइट। हेलाइट क्या है? हमारा नमक का मुख्य स्रोत है। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ? ये प्रश्न आप बहुत सुने होंगे, बहुत आसान लगता है, बट इसको हम हमेशा गलत करके चले आते हैं। तो ब्रास किसका एलॉय है? तो ब्रास एलॉय होता है जिंक और कॉपर का। ब्रास एलॉय होता है जिंक और कॉपर का। तो हम ब्रास में क्या आता है? एस आता है। और ब्रॉन्ज में क्या आता है? ब्रॉन्ज में जेड आता है। तो हमको क्या करना है? उल्टा करना होता है। तो जिसमें जिंक लिखा आता है या फिर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में लास्ट क्या होता है? जेड ही होता है। ब्रॉन्ज में लास्ट जेड ही होता है। तो ये जिंक का एलॉय नहीं होता है, ये कॉपर और टिन का एलॉय होता है। ये होता है कॉपर और टिन का। और दूसरा क्या होता है कि जो ब्रास होता है, ब्रास में क्या है? एस आता है। ब्रास में एस आता है, पर वो टिन का एलॉय ना होके वो जिंक का, वो क्या होता है? जिंक का एलॉय होता है। तो अगर हम ब्रॉन्ज कहें तो ब्रॉन्ज हो गया हमारा टिन प्लस कॉपर। टिन प्लस कॉपर, तो टिन को हम कैसे लिखते हैं? Sn। तो टिन प्लस कॉपर ये हुआ हमारा टिन प्लस कॉपर, ये ब्रॉन्ज हुआ। और अगर हम जिंक प्लस कॉपर तो ये हमारा ब्रास हुआ। ब्रास। तो इसीलिए हमेशा याद रखना ये हमेशा अपोजिट होता है। तो जिस नाम में यहाँ पे एस आता है तो इसमें जिंक होता है, और जिस नाम में जेड आता है वहां पे एस होता है या फिर टिन होता है। ये हमेशा अपोजिट होता है। तो इसको हमेशा इस तरीके से याद रखा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल? जो हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं उनको खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है या किसका उपयोग करके बचाया जा सकता है? कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोनेट, सोडियम क्लोराइड या क्लोरीन? तो इसका सही आंसर है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। इससे क्या है कि हम खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचा सकते हैं। इसको अचार वगैरह बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अचार वगैरह बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा किस काम आता है? कास्टिक सोडा हमारा सोप वगैरह को फैब्रिकेट करने के लिए काम आता है। सोडियम क्लोराइड तो हम खाने में यूज करते ही हैं। और क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट काम होता है, पानी वगैरह को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या जैसे हम पॉन्ड वगैरह में यूज करते हैं इसको। तो अब अगला प्रश्न है, जो लायोनल वैक्स है, लायोनल वैक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पाम ट्री से, रबर ट्री से, वूल से या फिर बीज से? तो इसका सही आंसर है वूल। तो इसका क्या होता है? जो सीप वूल होता है वहां से हमको लाइनल वैक्स मिलता है। वो क्या करता है? वो मरहम की तरह काम करता है। वो मरहम की तरह काम करता है। अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है तो वहां पे इसको हम यूज करते हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट बनाने के काम आता है। रबर ट्री ये नेचुरल रबर का सोर्स होता है। और बीज तो आप जानते ही हैं, हनी,
और पाम ट्री क्या होता है, विटामिन ए के कमी की जो डेफिशिएंसी से जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने के काम आता है पाम ट्री। और ये ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह के बनाने के लिए भी काम आता है। ये पाम ट्री ऑयल होता है, जो पाम ट्री ऑयल वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बनाने के काम भी आता है। तो हम अब नेक्स्ट प्रश्न है, क्वालिटी ऑफ डीजल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, क्वालिटी ऑफ डीजल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो ये होता है हमारा सीटेन नंबर, गोल्ड नंबर, ऑक्टेन नंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सीटेन नंबर। तो जो डीजल की गुणवत्ता है वो सीटेन नंबर में मापी जाती है। ये क्या होता है, आइसोसीटेन प्लस मेथाइल नेप्थलीन, आइसोसीटेन एंड मेथाइल नेप्थलीन का मिक्सचर होता है। तो इसकी परसेंटेज के बेसिस पे, जो आइसोसीटेन है उसकी परसेंटेज के बेसिस पे हम डीजल की गुणवत्ता बताते हैं। और यहाँ जो ऑक्टेन नंबर है ये क्या करता है, पेट्रोल, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की गुणवत्ता बताने के काम आता है। तो जो ऑक्टेन ये होता है, ये किसका मिक्सचर होता है, ये होता है एन ऑक्टेन आइसो ऑक्टेन प्लस एन हेप्टेन, आइसो ऑक्टेन प्लस एन हेप्टेन। तो जो ऑक्टेन है नंबर है ये पेट्रोल की गुणवत्ता बताने के काम आता है। तो ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ने के लिए या जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।